नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके प्रसिद्ध लेखक जो हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की इन्होंने और सारा समय अपना नौकरी वाला और बचपन वाला इन्होंने राजस्थान में बिताया और इस समय फ़िलहाल स्वैच्छिक अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर के मतलब रिटायरमेंट लेकर के ये भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानी संग्रह लिखे हैं जो आपने अगर बुक खोल से रखी है सामने तो लेखक के बारे में वहाँ से पढ़ेंगे और उस बुक को भी ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन। सबसे पहले ने सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो ये तो मैंने आपको लेखक के विषय में बताया है। इसके बाद हम पाठ पर चलते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है, नेताजी का चश्मा। अब दिमाग में बात आ रही है कि नेताजी कौन है, तो देखिए आपके सामने ये पिक्चर भी लगी हुई है। नेताजी को देखते ही पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये कौन थे? ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और उनको जब भी हम याद करते हैं तो उनका वही चेहरा हमारे सामने आ जाता है कि उनके सिर पर एक टोपी है और चश्मा उनकी आंखों पर हमेशा लगा रहता है और उस चश्मे के बारे में ही ये कहानी है। और देखिए इस कहानी का जो मुख्य भाग है, मुख्य सार है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी कहानी की जो रूपरेखा है वो क्या है। देशभक्ति का संदेश देने वाली है ये एक कहानी और इससे ये स्पष्ट होता है कि देशभक्ति जो है वो केवल सिर्फ छोटे से भूभाग में रहने से ही नहीं होती और देश जो है वो बनता है उसमें रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं और वो भी जो है वो देशभक्ति निभाने में अपना योगदान देते हैं। यहाँ पर जिस कैप्टन की बात हो रही है वो एक अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी अपनी देशभक्ति का पूरा परिचय देता है। अब देखिए इस कहानी में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुख्य जो है वो 3 पात्र हैं। सबसे पहले जो है वो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाले की जो गाड़ी है उसको देख करके हमें लगता है कि शायद वो किसी बहुत अच्छे पद पर आसीन है। और दूसरा जो है वो इसमें पान वाला है और पान वाला जो है वो अपनी दुकान पर बैठा होता है। उसको देखकर लगता है कि बिल्कुल टिपिकल पान वाला है वो, मोटा, काला और पान हमेशा जो है वो मुंह में ठूसे रखता है और जब भी किसी से बात करता है तो पान उसे थूकना पड़ता है। किसी भी बात को वो गंभीरता से नहीं लेता, हर बात का वो मजाक बनाता है। और तीसरा पात्र जो इसमें बताया गया है वो है कैप्टन चश्मे वाला। और कैप्टन चश्मे वाला जो है वो एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति है जो हाथ में एक संदूकची लिए रहता है हमेशा
और एक हाथ में जो है वो उसके बांस होता है, उस पर जो है वो काफ़ी सारी उसके मतलब चश्मे टंगे हुए होते हैं और वो इधर उधर फेरी लगाते हुए घूमता है, लेकिन देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट करके भरी हुई है। तो इसलिए नेताजी की मूर्ति पर वो हमेशा कोई ना कोई जो है वो चश्मा अवश्य लगा दिया करता है। तो ये 3 मुख्य पात्रों की जानकारी मैंने इसमें आपको दे दी है, देशभक्ति की कहानी है। और अब जो है वो हम पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। आज जो है वो हम मतलब आधा लेसन ही पढ़ाएंगे आपको, 2 पेज ही बताएंगे। उन्हीं में से ही आपको ध्यान से बुक खोल करके समझना है इसको, ठीक है। देखिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन जो है वो कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा क्या होता है, सबसे पहले हम कस्बे के बारे में ही आपको बता दें कि कस्बा जो है वो एक ना तो बहुत बड़ा शहर होता है, शहर से मतलब छोटा, और गांव से बड़ा होता है। और कस्बा किस तरह का था कि उसमें कुछ पक्के मकान थे, छोटा सा एक बाज़ार था, और कस्बे में जो है वो लड़कों का एक स्कूल और एक लड़कियों का था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, और एक नगर पालिका भी थी। और नगर पालिका कुछ न कुछ जो है वो करती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाना, कभी किसी भी तरह के पेशाब घर बनवाना, और कबूतरों की छतरी बनवा देना, और कभी सम्मेलन, कवियों के लिए सभा करवाना, सम्मेलन मैंने सभा करवा देना। ये इस तरह के कार्य नगर पालिका करती रहती थी। और इसी नगर पालिका ने मतलब जो नगर पालिका उस कस्बे के अंदर थी, उसी ने ही किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, जिसके बारे में कि पूरी की पूरी कहानी है। प्रतिमा मैंने मूर्ति, जैसे कि चौराहे पर आप देखते हो किसी न किसी नेता की, सम्मानजनक व्यक्ति की जो है वो मूर्तियाँ लगवा दी जाती हैं, तो उसी तरह से जो है वो नगर पालिका ने सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति वहाँ पर लगवा दी। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि प्रतिमा के बारे में भी नहीं, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है उस मूर्ति को देखने से कि जो मूर्तिकार को जो है वो पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं थी, और नगर पालिका के पास भी जो बजट था वो पूरी तरह से नहीं था, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि किसी उत्साही अधिकारी ने बड़ी जल्दबाजी में उसको लगवा दिया होगा, और हो सकता है मूर्ति बनवाने में जो है वो बहुत सारा समय पत्र व्यवहार में निकाल दिया गया होगा, और फिर सोचा होगा कि भाई ये तो काम तो जो है वो ज़रूरी करना है, और इसी ऊहा पोहा का मतलब है कि काम करें या ना करें, इस तरह की जो है वो उनके मन की स्थिति बनी हुई होगी। और इस तरह से वो चिट्ठी पत्रियों में ही सारा समय निकल गया, और उन्होंने जो है बोर्ड की शासन अवधि, मतलब जो इतने समय में मूर्ति बनवा कर लगवा देनी थी, शायद वो पत्रों के इधर उधर जाने में, इस तरह का काम की जो है वो सेटिंग करने में ही वो सारा समय निकल गया होगा, शासन अवधि समाप्त हो गई होगी। और फिर क्या किया गया कि किसी अच्छे कलाकार को, तो मूर्ति बनाने वाले को तो जो है वो ढूंढा नहीं गया, और बाद में क्या सोचा होगा कि जो इकलौता ड्राइंग मास्टर हाई स्कूल का जो ड्राइंग मास्टर होता है, उसी को ही ये काम सौंप दिया गया था, और वो मास्टर जी का नाम था मोतीलाल। और उन्होंने भी बड़ी जल्दबाजी में जो है वो क्या किया होगा, महीने भर में इस काम को पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। और मूर्ति जो है वो संगमरमर की बनी हुई थी। उसकी विशेषता यह थी कि चश्मा सचमुच था, लेकिन हालदार साहब की मूर्ति बनाने वाले का यह नया विचार जो है वो बिल्कुल पसंद आया होगा उनको। उसके बाद जैसा कि हम कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, मतलब जो है वो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, मतलब जो बस्ट मैंने यहाँ छाती तक, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इस तरह की जो है वो सुंदर मूर्ति थी नेताजी की। और ऐसी लगती थी मूर्ति देखने से जैसे कि कुछ मासूम और कमसिन का मतलब होता है कम उम्र, जैसे कि नेताजी की बड़ी कम उम्र वहाँ पर दिखाई गई है, और वो फौजी वर्दी में दिखाए गए हैं, फौजी वर्दी में थे। और मूर्ति को देखते ही, जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी की वो मूर्ति देखते थे, तो मन में ये भाव उठते थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के जो है वो क्या है कि मतलब मन में जो स्लोगन थे वो आते थे। और इस दृष्टि से ही
सफल और सराहनीय जो है ये प्रयास किया गया कि कस्बे के चौराहे पर ये मूर्ति लगा दी गई। बस सिर्फ जो मूर्ति में एक कमी थी वो एक चीज़ की थी, सबसे बड़ी जो खटकती थी सबको, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मगर चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जिस संगमरमर की मूर्ति बनी थी उस संगमरमर का वो चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम जो है वो मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब चश्मे वाला कैप्टन क्या करता था कि वो उसको बदल देता था और मूर्ति को चश्मा पहना देता था। अब जो सिपाही की हालदार साहब की बात की गई है, जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो तभी उन्होंने इस बात को देखा, बड़ा कौतुक भरी बड़ी आश्चर्य की नज़रों से जो है वो उस मूर्ति को देखा और देखा, वाह भाई क्या आइडिया है कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल का। भाई चश्मा तो बिल्कुल ओरिजिनल है, मूर्ति पर जो है वो चश्मा ओरिजिनल लगा दिया जाता है। तो जीप जो है वो उनकी सिपाही की जीप जो है वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और आखिरकार वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का जो प्रयास है, उन्होंने इस तरह की मूर्ति बनाई है, ये बड़ा सराहनीय है। क्योंकि देखिए मूर्ति पर जो है वो कभी कभी अलग अलग तरह का चश्मा लगा दिया जाता था। जो महत्व था वो मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं, इस भावना का था कि लोगों में देशभक्ति की भावना है। लेकिन आजकल तो जो है वो ये मजाक ही बन गया है एक तरह से। और दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पे कुछ अंतर नज़र दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि काला मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा तो है नहीं, तो तार वाला चश्मा, गोल चश्मा है। और हवलदार साहब का जो है वो उत्सुकता और अधिक बढ़ गई कि क्या आइडिया है भाई, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। उनको तब तक समझ नहीं आया था कि ये कौन बदलता है इस चश्मे को, और ये मूर्ति पर जो है वो हर बार एक अलग तरह का चश्मा क्यों होता है। तो तीसरी बार जब उधर से हवलदार साहब निकले फिर नया चश्मा था। तो हवलदार साहब को आदत ही पड़ गई, हर बार जब भी कस्बे से गुजरते तो उन्हें चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखना। तो देखिए एक बार उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, और दुर्दमनीय जो का मतलब है कि जैसे इस तरह का कौतूहल उनके मन में उठा कि जिसे दबाया ना जा सके, दुर्दमनीय जिसे दबाया ना जा सके। और उन्होंने आखिरकार जहाँ वो पान खड़े होकर खाते थे उस पान वाले से पूछ लिया कि भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी हर बार जो है वो कैसे चश्मा अपना बदल लेते हैं। तो पान वाले के खुद के मुंह में भी पान ठूसा हुआ था और वो तो एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। तो हवलदार साहब का प्रश्न सुन करके वो आंखों में ऐसा, मतलब जो है वो उसकी आंखों से इस तरह के जो है वो हाव भाव दिखाई दिए कि मानो उसे बड़ी हंसी आ रही है और उसकी तोंद थिरकी, क्योंकि वो मोटा था थोड़ा। और पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी मतलब पान खा खा करके उसके दांत जो है वो खराब हो चुके थे, और उन्हें दिखा करके वो बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को कोई बात अभी समझ नहीं आई। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। मतलब पान वाले ने कहा कि भाई क्या करता है, पान वाले ने ये बात बताई कि उस चश्मे को बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब को तो अभी भी बात समझ में नहीं आई। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है वो ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। कोई गिराक आ गया, समझो ग्राहक, कोई ना कोई ग्राहक जो है वो उनका आ गया और उसको अगर चौड़े चौखट वाला चश्मा देना था तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब कहाँ से लेकर आएगा। और वो क्या करता था कि मूर्ति वाला उतार कर उसको देता था, उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब उधर वो दूसरा लगा देता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि वास्तव में ही ये तो कोई कैप्टन है जो इस चश्मे को बदलता है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और उसे जो है वो नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति वास्तव में बुरी लगती है। तभी वो बेचारा बार बार ऐसा काम करता है, बल्कि आहत करती है, मतलब उसे बड़ा हर्ट होता है, बड़ा दुख लगता है। मानो चश्मे के बगैर उसे लग रहा है कि नेताजी को बड़ी असुविधा हो रही होगी। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में जो भी उसके पास चश्मे गिने चुने होते हैं उन फ्रेमों में से कोई भी निकाल करके नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की अगर ज़रूरत पड़ती है, दरकार मैंने का मतलब होता है ज़रूरत होती है, तो जो मूर्ति पर लगा हुआ है, तो कैप्टन क्या करता है
कि चश्मे वाला मूर्ति पर से लगा करके उसे दे देता है और नेताजी से संभव मतलब एक तरह से माफ़ी मांगते हुए कहता है और फिर दूसरा फ्रेम जो है वो उनके चेहरे पर लगा देता है। वाह, क्या खूब आइडिया है भाई, मतलब बड़ी अच्छी बात है तो। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब वो नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के बारे में जानना चाहते हैं कि जब संगमरमर की मूर्ति बनवाई गई तो चश्मा क्यों नहीं बनाया मूर्तिकार ने? तो पान वाला तो जो बार बार अपने मुंह में पान ठूंसता रहता था, तो वो दूसरा पान अपने मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था और दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक, कत्था जो ब्राउन से कलर का होता है, जो पान पे लगाया जाता है, उसने उस डंडी को नीचे फेंका और पीछे मुड़कर थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर का मतलब है कि जो स्कूल के उसने, अब हालदार साहब तो समझते थे कि किसी कलाकार ने बनाई होगी, लेकिन नहीं, ये तो स्कूल का, हाई स्कूल का एक मास्टर, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी थे, वो बनाना शायद भूल गए और तभी जो ऐसा हुआ।